Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we will see the chapter called Investment Accounting, one of the important chapter for your exam. Let us first see overview of this video. So in this video we will cover topic to be covered. First, what is the meaning of investment accounting? Second, what are the types of investment? And next we will see format for solving the sum, and at the end we will solve one full sum of exam oriented, through which you will understand how to solve practical sum. So trust me, after watching this video you will get idea how to tackle the investment accounting sums. So let's begin. Investment accounting AS 13. What is AS 13? AS 13 means accounting standards. Whatever you topic study, everything is written in AS. What are the rules? For example, you value inventory cost or market value, whichever is lower. कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से जो छोटा रहेगा उसको हम लोग ले लेते हैं एज ए इन्वेंट्री कॉस्ट. तो ये कहाँ लिखा है? AS2 में लिखा है. सो वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशन यू स्टडी इन द अकाउंटिंग, एवरीथिंग इज रिटन इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के रूल कहाँ लिखे? AS13 में. फर्स्ट, investment accounting means we all understand what is accounting. What is the meaning of the investment? So यहाँ पे बात हो रही है, नॉर्मल क्या होता है, हम प्रॉपर्टी लेते वो भी एक इन्वेस्टमेंट है. कोई प्रॉपर्टी ले लिया, हाउस ले लिया, वो भी इन्वेस्टमेंट है. गोल्ड ले लिया, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है. तो यहाँ पे ये सब इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल एसेट्स. एसेट्स कौन से होने चाहिए? फाइनेंशियल होने चाहिए. मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स में होना चाहिए. सो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट जहां पे रिटर्न्स कैसे हैं? फिक्स है, मतलब हर साल मुझे इतना रिटर्न तो मिलने वाला ही है. और एक पे क्या होता है? रिकरिंग मतलब कुछ कम कुछ ज़्यादा, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, ऐसा होता है. सो व्हाट आर द items or what are the assets on which the return are fixed? So first one is bonds which are issued by the government, debentures. If you invest in a debenture you will get a yearly 8% return, 10% return which is fixed at the beginning. बॉन्ड्स में भी क्या रहता है? सेम रहता है. 8%, 5%, 10%, ये क्या रहता है? फिक्स रहता है. कुछ भी मार्केट ऊपर से नीचे हो जाए आपको क्या 8% तो रिटर्न मिलेगा ही. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया तो साल का मुझे अगर 10% मिल रहा है तो 10,000, तो 10,000 मुझे मिलेगा ही, चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन हो. तो यहाँ पे रिटर्न कैसा है? फिक्स. सो फाइनेंशियल एसेट एक होते हैं फिक्स नेचर के, उसमें आता है बॉन्ड्स, डिवेंचर एंड अदर्स. नेक्स्ट वन इज रिकरिंग. अब रिकरिंग में कौन आता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस. कहीं कहीं पे प्रेफरेंस का भी फिक्स ही होता है. इक्विटी मोस्टली क्या आता है? इक्विटी. प्रेफरेंस में भी रिटर्न कैसे रहते हैं? फिक्स होते हैं. इक्विटी, अब इक्विटी पे रिटर्न कैसा होता है? अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. कभी प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा. बट अगर कंपनी कहीं लॉस कर रही है तो आपको डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे रिटर्न कैसा? रिकरिंग. मतलब कभी आपको 10,000 मिल सकता है, कभी आपको 50,000 मिल सकता है, कभी आपको 5 लाख मिल सकता है, कभी आपको 1 लाख मिल सकता है. इट ऑल विल डिपेंड अपॉन द मार्केट. डन. नेक्स्ट, सो हम लोग ने क्या देखा? इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है आपको? फाइनेंशियल एसेट कौन से, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक होता है फिक्स इन नेचर एंड सेकेंड वन इज रिकरिंग. फिक्स में कौन आएगा? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर. इन रिकरिंग इक्विटी शेयर. अब इक्विटी शेयर में क्या बोला? प्रॉफिट कभी ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा. अगर डिविडेंड फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट
ज़्यादा कम हो रहा है तो डिविडेंड 10,000, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो 5 लाख तक भी डिविडेंड जाएगा, 10 लाख तक भी डिविडेंड जा सकता है। सो ये था मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे दो टाइप के और होते हैं। फर्स्ट वन, अब दो जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। देखो, फर्स्ट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यही दो एसेट्स में। अब आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स पे आपने इन्वेस्टमेंट किया मोर देन 12 मंथ्स, मतलब मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन 12 मंथ्स, इट इज कॉल्ड एज नॉन करेंट एसेट्स। आपके लिए कौन सा एसेट्स है? नॉन करेंट। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग लेस देन 12 मंथ्स, इट इज कॉल्ड एज करेंट एसेट्स। सर ये सब हमें क्यों बता रहे? बिकॉज करंट एसेट, जो करंट एसेट्स होते हैं इनका वैल्यूएशन अलग होता है, और जो नॉन करंट होते हैं उनका वैल्यूएशन अलग होता है। सो फॉर यू वी विल ऑलवेज डील इन द करंट एसेट विच इज परचेस एंड सोल्ड विद इन 12 मंथ्स, ऐसा होगा। नेक्स्ट, अब इसको कैसा वैल्यू करने हैं? तो इसका वैल्यूएशन एज पर द AS 13 क्या बोलता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। पहले आप क्या करो, कॉस्ट निकाल लो इन्वेस्टमेंट का और उसका मार्केट वैल्यू ले लो, दोनों में से जो छोटा रहेगा उस पे ऊपर आपको क्या कर देना है? इसका वैल्यूएशन कर देना है, मतलब रिकॉर्डिंग वो वैल्यू पे करना है। समझा? डन। तो ये था कंसेप्ट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट। तो इतने कंसेप्ट रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट, और इसका हम लोगों को क्या करना है ये। अब इसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा? फॉर एग्जांपल डिवेंचर, जब मैं डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इसके ऊपर मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और ये जो इक्विटी पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इसके ऊपर क्या मिलता है मुझे? डिविडेंड। तो मुझे देखना है कि मुझे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर मुझे साल भर में कितना इंटरेस्ट मिला, अगर मैंने इक्विटी में किया तो मुझे कितना डिविडेंड मिला, ये सब मुझे क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो ये सब कैलकुलेशन कैसे होगा? जब आप इसका इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब जब इसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तब आपको पता चलेगा टोटल इंटरेस्ट कितने का मिला। समझा? नेक्स्ट, अब यहाँ पे टाइप्स हो गए। नेक्स्ट, अब हम लोग डायरेक्ट चलते एक सम पे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फॉर योर बेसिक। So guys, in this video we will solving the sum on the basis of interest। ऐसा सम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ज़्यादा रहे, बिकॉज इसके ऊपर सम ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी ऑन वर्ड सुनने मिलेगा, तो दोनों ही वर्ड का हम लोग अच्छे से मीनिंग समझ ले तो सम करने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट, व्हाट इज कम इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट मीन्स, कम मीन्स इंक्लूडेड। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ? इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूडेड है। मीन्स जब भी आपको सेल्स प्राइस दिएगा तो क्या बोलेगा? सेल्स इंक्लूड या सेल्स कम इंटरेस्ट। तो आप लोगों को क्या समझना है? फॉर एग्जांपल दिया है 1,20,000, तो सेल्स में इंटरेस्ट का पैसा भी इंक्लूड है। तो मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट को बाहर निकालना है, बिकॉज मुझे एक्चुअल सेल्स प्राइस जानना है। तो इसमें से मैं क्या करूँगा? इंटरेस्ट को लेस कर दूंगा। जितना भी इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करके निकालूंगा उसको यहाँ से लेस कर दूंगा। आफ्टर दिस जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट को मैं एज ए सेल्स अमाउंट कंसीडर कर लूँगा। समझा? तो कम इंटरेस्ट मीन्स इंक्लूडेड इंटरेस्ट। तो स्टेप क्या है? सिंपल, जो भी सेल्स परचेस रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे परचेस भी हो सकता है, परचेस प्राइस रहेगा, वो बोल रहा है परचेस कम इंटरेस्ट 1,20,000, सेम इंटरेस्ट आपको माइनस करना है, जो अमाउंट आएगा ये लास्ट वाला, ये परचेज कॉस्ट होगा। समझा? एक्स इंटरेस्ट मतलब कुछ भी नहीं, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यही तो हम चाहते थे कि इसके अंदर जो है ये वाला अमाउंट, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, रहेगा तो आपको ये करना है। बट अगर एक्सक्लूडेड है तो कुछ करना ही नहीं, जैसा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है सेम टू सेम हम लोगों को वैसा करना है। सो दिस सम गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेस। ये सम अगर आपको आ गया तो ये चैप्टर का आपको 30% सम्स आ जाएंगे। देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सम्स।
तो हम लोग पहले वीडियो में करेंगे पहला टाइप, सेकेंड वीडियो दूसरा टाइप, थर्ड वीडियो में हम लोग लास्ट वाला करेंगे। सो फर्स्ट, ऑन 1st April 2012, 206% डिवेंचर ऑफ ₹100 each of Excellent Limited were held as a investment by Mr. तुषार at the cost of ₹18,200। सो क्या हुआ, तुषार ने किसका शेयर्स लिया है, मिस्टर तुषार ने शेयर्स लिया है किसका, एक्सीलेंट लिमिटेड का। कितना शेयर्स, 200, जो उसके पास पहले से है। 1 अप्रैल को मतलब क्या है, ओपनिंग, और उसका कॉस्ट कितना है, 18,200। एक्सीलेंट लिमिटेड पे इंटरेस्ट ऑन 1 मई एंड 1 नवंबर एवरी ईयर। अब जो कंपनी का रूल है, मतलब एक्सीलेंट लिमिटेड, उनका रूल क्या है, वो इंटरेस्ट कब कब देंगे, साल में 2 बार, 1 मई एंड 1 नवंबर। द फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शन वेर एंटर बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2013 इन दिस रिगार्ड ऑफ द डिवेंचर। डेट, ऑन 1 अप्रैल 2012, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना खरीदा, 100, और ये ट्रांजेक्शन कैसा था, सेल्स, मतलब 1 अप्रैल को मिस्टर तुषार ने कितना डिवेंचर बेच दिया, 100, और एक डिवेंचर कितने का बेचा था, 98, और ये ट्रांजेक्शन कैसा है, कम इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट का हम लोग ने मीनिंग देखा, कम इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। ऑन 1 अक्टूबर 2012, 100 परचेज ₹104 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मीन्स इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग को जस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसको माइनस नहीं करना है। 1 दिसंबर 2012, 200 परचेज ₹97 कम इंटरेस्ट। तो परचेज क्या है, कम इंटरेस्ट। 1 फरवरी 2013, 100 डिवेंचर सेल्स ₹97 एक्स इंटरेस्ट। You are required to prepare investment in 6% debenture in Excellent Limited account for the year ended 31st March 2013 as it could be appear in the books of Mr. तुषार। समझा, तो हम लोग को जस्ट क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है 6% का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, मतलब साल का इनको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार, 1 मई एंड 1 नवंबर। तो एक एक करके हम लोग ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं। सो हम लोग अभी बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप लोग को ऐसा सम का पूरा समरी बना लेना है, इससे क्या होगा, सम सॉल्व करने में और भी आसानी होगा। सो क्या समरी बनाया हम लोग ने, 1 अप्रैल 2012 को क्या रहेगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया है, और उसी दिन क्या हुआ था, सेल्स भी हुआ था। 1 मई को हम लोग को क्या देना है, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का डेट क्या था, 2, 1 मई एंड 1 नवंबर। उसके बाद हमारा एक ट्रांजेक्शन हुआ, फिर हम लोग ने क्या किया था, परचेज। आप देख सकते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2012 को हम लोग ने क्या किया था, परचेज। फिर उसके बाद आ जाएगा 1 नवंबर, वो तारीख को भी हम लोग को क्या देना है, हम लोग को मिलेगा इंटरेस्ट। हम लोग को मतलब मिस्टर तुषार को मिलेगा इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सीलेंट लिमिटेड। ऑन 1 दिसंबर 2012 हम लोग ने क्या किया था, परचेज। ऑन 1 फरवरी 2013 सेल्स का ट्रांजेक्शन था। लास्ट में क्या कर देंगे, इसको बुक को क्लोज कर देंगे। तो ऐसा आपको समरी बना लेना, इससे सम सॉल्व करने में और भी आसानी होगा। नेक्स्ट हम लोग सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या रहेगा, सो फॉर्मेट क्या रहने वाला है हमारा, इन द बुक्स ऑफ तुषार, जिसके बुक में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज भी लिख सकते हैं, 6% डिवेंचर। नेक्स्ट फर्स्ट आएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। नेक्स्ट फिर से सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। बट ये कौन सा साइड रहेगा, क्रेडिट, और ये कौन सा रहेगा, डेबिट। अगर इन्वेस्टमेंट हम परचेज करते तो कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड, और सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सो फर्स्ट हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग को दिया था ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन। कितना नॉमिनल वैल्यू था? नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगा? नॉमिनल वैल्यू एकदम सिंपल है, जितना नंबर ऑफ डिवेंचर आप लोग को दिया रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर ओपनिंग में कितना था? 200। तो 200 को हम लोग इंटू कर देंगे इंटू फेस वैल्यू, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? टोटल फेस वैल्यू। तो 200 इंटू 100 कितना हो गया? 20,000। अब इसके ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। क्या इंटरेस्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2012 कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 1 अप्रैल, और इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है? 20,000। रेट क्या है? 6%। अब मंथ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मंथ। तो इंटरेस्ट कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग को जब मिलेगा, जैसे आज अगर मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे पिछला कुछ मैंने एफडी करके रखा रहेगा उसका मिलेगा, आगे का इंटरेस्ट कभी भी नहीं मिलता। सो हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे? लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया था, तो इसके हम लोग को 2 डेट दिया है, 1 मई एंड 1 नवंबर। तो हम लोग पीछे जाएंगे, अप्रैल के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? मार्च। मार्च के पीछे फरवरी, फेब, जैन, दिसंबर। क्या आया पहला? नवंबर। अब यहाँ से, अब वो भी कब? 1 नवंबर, मतलब ये नवंबर का मंथ भी इंक्लूड हो जाएगा, समझे? तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का ऑन 1 है तो अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने मंथ्स है? 5। तो इंटू कर लेंगे 5 डिवाइड बाय 12। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैल्सियम आप लोग को अलाउड है ही है। सो 20,000 6% इंटू 5 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 500। तो ये मेरा ओपनिंग हो गया। तो ओपनिंग में हम लोग लिख देंगे 500 इंटरेस्ट। अब इसका कॉस्ट मुझे दे के रखा है 18,200, ये कॉस्ट हम लोग को दे के रखा है। डन। तो पहला ट्रांजैक्शन हम लोग का ख़त्म होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट, फिर हम लोग ने क्या किया था? 1 अप्रैल को सेल भी किया है, और ये सेल कैसा? कम इंटरेस्ट, मतलब जो भी सेल अमाउंट आएगा उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सेकेंड वर्किंग नोट, सेल एज ऑन 1 अप्रैल 2012। सो सबसे पहले मैं निकालूंगा सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट कैसा आएगा? कितना सामान बेचा है? कितना सामान बेचा है? 100 डिवेंचर्स। कितने का बेचा है? एक डिवेंचर 98 का बेचा है। तो कितना आ जाएगा? वो इंटू कर लेंगे कैलसी पे, 100 इंटू 98। तो ये कितना हो जाएगा? 9,800। बट इसके अंदर क्या इंक्लूड है? डिवेंचर भी, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट को बाहर निकाला जाएगा। ये कब करेंगे? जब वो बोलेगा ये कौन सा है? कम इंटरेस्ट। तो इसमें से लेस कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अब इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो 100 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। जितना डिवेंचर उसको इंटू 100 कर देंगे, 6%। अब मंथ काउंट करेंगे। मंथ हम लोग ने देखा था कितना था? 5। तो ये आप कैलसी पे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा? 250। इसको माइनस कर देंगे, 9,800 माइनस 250, मैं कैलसी पे कर रहा हूँ, 9,550। ये मेरा क्या रहेगा? सेल्स अमाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब हम लोग ने सेल किया क्यों रहेगा? क्या टाइम पास के लिए? नहीं, या तो मुझे सेल किया तो या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो मुझे लॉस होगा। अब ये सेल का पोस्टिंग भी दिखा देता हूँ। सेल का पोस्टिंग, परचेज किया तो डेबिट साइड, सेल्स किया तो क्रेडिट साइड। तो ये ट्रांजैक्शन कब हुआ? 1 अप्रैल 2012। पैसा आएगा तो बाय बैंक। नॉमिनल वैल्यू कितना है?
10,000, इंटरेस्ट कितना 250, तो ये कॉस्ट अमाउंट में 950, समझा। नेक्स्ट, अब आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस। जब जब सेल्स होगा तब तब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए दो लोग चाहिए। दो लोग कौन? सबसे पहले मुझे सेल्स का वैल्यू चाहिए। सेल्स में से अगर मैं इसका कॉस्ट माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मुझे प्रॉफिट हुआ है कि मुझे लॉस हुआ है। तो सेल्स मुझे पता है यही सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगा, बट ये जो कॉस्ट है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखिए। अब मुझे ये जो 10,000 बेचा इसका कॉस्ट नहीं पता है, बट मुझे ये पता है 20,000 का कॉस्ट इतना होता है। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर 20,000 फेस वैल्यू, हाँ ये 20,000 का 18,200 होता है, तो 10,000 का कितना होता है, डायरेक्ट इसका आधा आ जाएगा। आधा कितना आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10,000 इंटू 18,200 डिवाइड बाय 20,000, 9,100। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 9,100 का डिबेंचर हम लोग ने कितने का बेच दिया, 9,550, मतलब मैंने प्रॉफिट में बेचा है। कितना प्रॉफिट हुआ मुझे, 450, समझा। तो ये प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में वो कहाँ लेके जाना पड़ेगा, प्रॉफिट कहाँ लेके जाएंगे, डेबिट साइड। लॉस आता है क्रेडिट साइड, प्रॉफिट आता है डेबिट साइड। सो ऑन 1 अप्रैल 2012 यहाँ क्या लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, तो हम लोग ने ओपनिंग का पूरा कर लिया, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, क्योंकि वो डेट आ चुका है 1 मई 2012। तो हम लोग को कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ का। इसका काउंटिंग भी कहाँ से करना पड़ेगा, लास्ट टाइम जब हम लोग को मिला रहेगा। लास्ट टाइम कब मिला था, 1 नवंबर को। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा, अब ये किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, जितना हमारे पास डिबेंचर रहेगा। तो कितना था हमारे पास स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था, 20,000 नॉमिनल वैल्यू, मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास कितना था, 200 था। 200 में से मैंने 100 बेच दिया, तो अभी कितना है मेरे पास, 100। सो इंटरेस्ट एज ऑन 1 मई 2012, टोटल मेरे पास कितना है, 10,000, उसके ऊपर 6%, कितने मंथ्स का निकाल रहे, 12। तो 6 मंथ, 6% कितना आएगा, 600। कितना आएगा, 10,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 300। 300 आ गया। तो इंटरेस्ट जब हम लोग को मिलेगा कौन से साइड लिखना है, क्रेडिट। ये कब का इंटरेस्ट है, 1 मई 2012 बाय बैंक। इंटरेस्ट के कॉलम में 300। सो हम लोग का 2 ट्रांजेक्शन हो चुका है, इंटरेस्ट भी हम लोग ने दे दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, परचेज। तो हम लोग ने कितना परचेज किया था, ऑन 1 अक्टूबर 2012 कितना, 100 डिबेंचर परचेज किया हुआ। कैसा है, एक्स इंटरेस्ट, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट है क्या, नहीं। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 अक्टूबर 2012 टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 10,000, और इसके ऊपर अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए, वर्किंग नोट नंबर 5। सो इंटरेस्ट एज ऑन 1,
अब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग को देखना मैंने लास्ट टाइम इंटरेस्ट मुझे कंपनी ने कब दिया था। तो लास्ट टाइम कब दिया था, 1 मई को ही दिया था। तो 1 मई से काउंट करना है, तो मई का 1 पे दिया था, तो मई का पूरा महीना आएगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल कितना, 5। तो कितना है मेरे पास, कितना परचेज किया हम लोग ने, 10,000 फेस वैल्यू, 6%, 5/12। तो ये भी कितना आ जाएगा, सॉरी 300 नहीं आएगा, 250, वो 6 महीने का हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये ट्रांजेक्शन कैसा है, एक्स इंटरेस्ट, और एक का कितना था ये, तो हम लोग ने 100 डिवेंचर्स लिया है, और एक डिवेंचर कितना है, 104। तो इसका भी वैल्यू कैलकुलेट करें, 100 इंटू 104, तो कितना है, 10,400। समझा। नेक्स्ट अब इसका पोस्टिंग कर देते हैं। अब हम लोग ने किया है परचेस, तो परचेस साइड इंटरेस्ट कितना है, 250, 10,400। समझा। परचेस हुआ तो डेबिट साइड हो गया, तो क्रेडिट साइड, परचेज भी खत्म। अब नेक्स्ट आ गया 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो ये रहेगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 6। तो इंटरेस्ट एज ऑन 1 नवंबर 2012। तो नेक्स्ट अब देखना है मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मुझे ओपनिंग में कितना था, 20,000 प्लस 10,000, बट मैंने 10,000 सोल्ड कर दिया था। तो मेरे पास अभी कितना है, 10,000 ही है, सॉरी 20,000 ही है। 20,000, 6% इंटू 6/12। तो हम लोग इसका कैलकुलेट, जो कि कितना आएगा, 600। अब ये इंटरेस्ट मुझे मिला तो कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड। सो फर्स्ट 2012 बाय बैंक, इंटरेस्ट 600। डन। अब यहाँ तक हमारा हो गया। सो हम लोग ने क्या क्या कर लिया, सो इंटरेस्ट का भी पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग को देखना है परचेस एंड सेल्स। सो टोटल हम लोग ने कितने ट्रांजेक्शन कर लिए, सेल्स, परचेस। अब 2 बचे परचेस। नेक्स्ट वन है परचेस। अब परचेस कैसा है, एक्स इंटरेस्ट। परचेस कैसा है, कम इंटरेस्ट, सॉरी ए एक्स, कम इंटरेस्ट। अब कम इंटरेस्ट में क्या करना था हम लोग को, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना था, इंटरेस्ट को माइनस करना था। तो ये रहेगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 7। परचेस एज ऑन, कब परचेज किया हम लोग ने, 1 दिसंबर 2012। सो हम लोग ने कितने का परचेज किया था, कितने का परचेज किया था, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 200 डिवेंचर इंटू 97, और इसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे। सो 200 सबसे पहला परचेज कॉस्ट, 200 डिवेंचर इंटू ₹97। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 19,400। इसमें से मैं लेस करूँगा इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना आप लोग को आइडिया आ ही गया रहेगा। 6%। अब मंथ कितना लेना है, कब किया था हम लोग ने, 1 दिसंबर, और लास्ट टाइम मुझे इंटरेस्ट कब मिला था, 1 नवंबर। तो कितना, 1 महीने का। तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपीज़। तो वो माइनस कर दूंगा मैं, तो 19,300। सो परचेज किया हम लोग ने, तो यहाँ पे आएगा 1 दिसंबर 2012 टू बैंक। कितना परचेज किया है, 20,000, और इंटरेस्ट कितना आया, 100, और ये हो जाएगा 19,300। समझा। नेक्स्ट हम लोग ने किया था सेल्स
एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 1 फरवरी 2013। हम लोग ने क्या किया था, 100 डिवेंचर क्या किया था, सेल किया था एट 97x इंटरेस्ट। सो हम लोग कैलकुलेट, अब सेल किया तो सेल की जगह क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सो कैसे करेंगे आप लोग देखिए, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये कितना था वर्किंग नोट नंबर, ये था वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 8। सेल्स as on 1st February 2013। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स अमाउंट। सिंपल, कितना सेल्स किया था वो लिख लेना है। तो 100 डिबेंचर मैंने सेल किया था, एक डिबेंचर कितने का था, 9,700, ये मेरा सेल्स अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेना है। तो 100 डिबेंचर है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, फेस वैल्यू लेना है 6%। और कितने मंथ्स का लेंगे, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था वो देख लो और उतने मंथ्स ले लो। तो वहाँ से काउंट करेंगे तो इंटरेस्ट विल बी ₹150। डन। अब इसका पहले हम लोग पोस्टिंग कर देते, बाद में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। सो 1 फरवरी 2002 है, बाय बैंक कितना ये बेचा था हम लोग ने, तो हम लोग ने बेचा है 10,000 फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कितना आया था 150 और उसका कॉस्ट कितना था 9,700। डन। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नोट नंबर 9, प्रॉफिट लॉस एज ऑन 1 फरवरी 2013। सो फर्स्ट हम लोग को ले लेना है सेल्स अमाउंट, और सेल्स अमाउंट कितना है 9,700, उसमें से लेस करना है कॉस्ट। अब ये कॉस्ट अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आएगा एकदम स्टेप्स वाइज देखिए। तो कॉस्ट अमाउंट के लिए हम लोग को आ जाना है लेजर अकाउंट पे। लेजर अकाउंट में देखना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ डेबिट साइड 20,000, 10,000 एंड 20,000 सबको ऐड कर लेना। तो कितना हो गया 50,000, और माइनस कर देना है ये साइड। अब ये साइड ये भी है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस किसका निकाल रहे, इसी का निकाल रहे। तो जिसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे उसको माइनस नहीं करना है, उसके ऊपर जितने रहेंगे सबको माइनस कर देना। उसके ऊपर कितना है, सिर्फ एक ही है। तो 50,000 माइनस 10,000, हाउ मच, 50,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा 40,000। सो 40,000 फेस वैल्यू। अब सेम हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट के साथ भी करना है। कॉस्ट के साथ क्या करेंगे, डेबिट साइड जितना भी कॉस्ट है सबको ऐड कर लेंगे, माइनस करेंगे ये साइड से। तो ये साइड सबको ऐड कर लो और माइनस सिर्फ करना है 9,550। तो ये करने के बाद आप लोगों को कितना आएगा 38,000, कितना आएगा 38,800। तो 40,000 के लिए कॉस्ट अगर इतना लग रहा है, तो मुझे जो मैंने 10,000 बेचा है उसका कॉस्ट कितना रहा होगा। तो सिंपल सा आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 10,000 इंटू 38,800 डिवाइड बाय 40,000। तो ये जैसे आप करेंगे तो आप लोग का अमाउंट कितना आ जाएगा 9,700। तो यहाँ पे ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ, नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। सो यहाँ पे हम लोग का पूरा एडजस्टमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट अब देखना है तुम लोग को इसको क्लोज कैसे करना है, ये लेजर अकाउंट को क्लोज करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप्स वाइज देखते जाना। सो हमारा क्लोजिंग डेट क्या है 31 मार्च 2013। तो यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, तो बाय बैलेंस क्लोज डाउन। तो क्लोज करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस हमेशा ये साइड ही मिलेगा आपको। डेबिट साइड ऐड कर लेना है सबको, 20 प्लस 10 प्लस 50,000 माइनस ये 10,000 10,000 50,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30,000।
समझा? फिर आपको ये सबको ऐड कर लेना है, ये सबको ऐड कर लेना है डेबिट को, और माइनस करना है ये साइड से। तो आप लोग को कॉस्ट मिलेगा 29,100। ये मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया है। अब आपको 31 मार्च का इसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट? 30,000 जो क्लोजिंग है इसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा। लास्ट टाइम मुझे देखना है इंटरेस्ट कब मिला था। अब लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे इंटरेस्ट कब मिला था? 1 नवंबर को मिला था। तो नवंबर से काउंट कर लेना है। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, टोटल कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो 5 महीने का इंटरेस्ट हम लोग कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते। तो 30,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है? 750। नेक्स्ट हम लोग को इंटरेस्ट का डिफरेंस, इंटरेस्ट का डिफरेंस हमेशा कौन से साइड आएगा? ये साइड। और ये इंटरेस्ट हम लोग को मिला है और सामने हम लोग ने इंटरेस्ट दूसरे को दिया है, तो जो डिफरेंस है वो हमारा फ़ायदा निकल के आएगा, क्योंकि मिला वाला ज़्यादा है ना जितना दिया है। तो कितना दिया मिला है हम लोग को? 250 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 150 प्लस 750 माइनस 500 माइनस 250 और माइनस 100। तो ये आ जाएगा हम लोग को 1200। अब ये 1200 मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा क्लोजिंग है, तो ये मेरा फ़ायदा है। अब फ़ायदा है तो कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाहर मस्त बारिश हो रही है तो उसका थोड़ा साउंड आएगा, तो आप लोग इग्नोर करिए। यहाँ पे आप टोटल मार सकते हैं। अब टोटल भी मार ले, 29,100 प्लस 97 प्लस 9550, 48,350, 48,350 और ये आ जाएगा 50,000 और आप लोग इंटरेस्ट का भी टोटल मान लीजिए 205050। तो यहाँ पे होता है ये फर्स्ट टाइप का सम ख़त्म। आप लोग को ऐसा स्टेप फॉलो करना है। मैं बोलता हूँ अगर ये सम अच्छे से करना है तो आपको सेम टू सेम जितने भी बुक में आपके सम है इसके जैसे आप लोगों को सब सॉल्व करना चाहिए। जैसा मैंने स्टेप बताया वो अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप लोग का इंटरेस्ट कभी रॉन्ग होएगा ही नहीं।